हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं पीयर रिव्यू का। पीयर रिव्यू के टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। दो वो अमेंडमेंट्स इतनी सिग्निफिकेंट या मेजर नहीं है कि हम ये कहें कि हाँ ये पूरा का पूरा चैप्टर बदल गया। जैसे हमने पहले प्रोफेशनल एथिक्स को देखा, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर थे, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो गए थे प्रोफेशनल एथिक्स में। इन अ सिमिलर मैनर जब हम पीयर रिव्यू की या क्वालिटी रिव्यू की भी बात करते हैं तो इनके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत सिग्निफिकेंटली कोई चेंज आया है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस हैं। तो आज हम इस सेशन के अंदर पीयर रिव्यू के टॉपिक में जो चेंजेस आए हैं उनको कवर अप करेंगे। कॉन्सेप्ट एज सच बहुत सिंपल है, जो आपने पहले डिटेल में पढ़ ही रखा है। तो मैं सिर्फ जो चेंजेस आए हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। जो फॉन्ट रेड कलर के अंदर दिए गए हैं वो चेंज है, और वो भी चेंज ऐसा नहीं है कि हां पूरी की पूरी चीज ही कोई चेंज हो गई हो, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू में। जो पीयर रिव्यू का मीनिंग है उसके अंदर क्या चेंज आया। पीयर रिव्यू का मीनिंग आप सबने पढ़ा हुआ है, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू किसका, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का, टू डिटरमाइन वेदर दे हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिस यूनिट फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ, पहले यहां पर वर्ड हुआ करता था अटेस्टेशन सर्विस, अब वर्ड क्या डाल दिया, एश्योरेंस। और एश्योरेंस एंड अटेस्टेशन दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। तो वही मैं कह रहा हूं स्ट्रक्चरल चेंज है। डेफिनेशन आप देखोगे वैसी ही चल रही है, सिर्फ अटेस्टेशन वर्ड को चेंज कर दिया किससे, एश्योरेंस सर्विसेज से। एज एनविजेड बाय टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल, और ये एक नई लाइन डाल दी थोड़ा सा, इंक्लूडिंग अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देयर टू। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ यदि आप इंक्लूडिंग देयर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं भी लिखोगे एज सच, तो डेफिनेशन में टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड का वेट इतना ज्यादा है कि बाकी वर्ड्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। एंड वेदर द सेम वर्ड कंसिस्टेंटली अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। पुरानी डेफिनेशन में लिखा हुआ था वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, वो भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला चेंज तो इन्होंने जो दिया वो पीयर रिव्यू की डेफिनेशन के अंदर दे दिया। अब देखना चेंजेस एज सच ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, माइनर से माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वर्ड अटेस्टेशन का एश्योरेंस कर देंगे, सीक्वेंस ऊपर से नीचे कर देंगे, नीचे से ऊपर कर रखी है, बाकी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं मिलेगा। रिव्यूअर, रिव्यूअर की डेफिनेशन पहले थी अ मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द पैनल ऑफ रिव्यूअर। अब अ मेंबर ड्यूली अप्रूव्ड एंड एम्पैनल्ड बाय द बोर्ड ऑन फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ रिव्यूअर। डज नॉट मैटर कि इस डेफिनेशन को हम ये कहें कि जो पहले डेफिनेशन हुआ करती थी रिव्यूअर की, दैट इज अ मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द पैनल ऑफ रिव्यूअर, वो आज की डेट में वैलिड नहीं रहेगी, कोई इशू ही नहीं है। प्रैक्टिस यूनिट, पहले डेफिनेशन थी प्रैक्टिस यूनिट मींस एक प्रैक्टिसिंग मेंबर वेदर एज अ सोल प्रोप्राइटर और एज अ पार्टनरशिप फर्म। अब इन्होंने क्या कहा, प्रैक्टिस यूनिट मींस अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ मेंबर इन प्रैक्टिस वेदर इन इंडिविजुअल नेम, ये एक और वर्ड डाल दिया, ट्रेड नेम और सच अदर एंटिटी एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एज सच
मीनिंग ऑफ पीयर रिव्यू, मीनिंग ऑफ रिव्यूअर, मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, आप कह सकते हैं एज सच कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, ये एक नया टॉपिक डाला है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। पीयर रिव्यू जो स्टेटमेंट है इसकी अथॉरिटी क्या है? आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल के पार्ट नंबर 2 का क्लॉज 1 पढ़ा है। अ मेंबर whether in practice or not shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes the provisions of this act, regulations or guidelines issued by the council। तो जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है उसको एक काउंसिल गाइडलाइन माना गया है, और यदि उसकी कोई वायोलेशन होती है देन इट विल अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। द स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू shall be deemed to be a guideline of the council under clause 1 of part 2 of second schedule, and hence it is obligatory for the practice unit to comply with the provisions contained in this statement, और कोई भी violation होती है then it will be considered as a professional misconduct। now अब ये statement on peer review के अंदर पीयर रिव्यू का मीनिंग है, स्टैंडर्ड्स का मीनिंग है, तो क्या ये स्टेटमेंट स्टैंडर्ड्स के स्कोप को या काउंसिल्स की अथॉरिटीज को या टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी को एज सच रीडिफाइन कर रही है? नो, कोई भी रीडिफाइनिंग नहीं है कि टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी क्या होगी, स्टैंडर्ड्स जो है उनका स्कोप क्या होगा। नो, just for the purpose of ensuring the quality of the services that are being rendered by the members of the institute, इसको just define किया गया है और consolidate किया गया है एक जगह पर। The statement of peer review makes it clear that peer review does not seek to redefine the scope and authority of technical, professional and ethical standard specified by the council, but it seeks to enforce them within the parameters prescribed by the technical standard and to ensure that they are implemented। so 1 और 2 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है, अथॉरिटी, स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू की अथॉरिटी क्या है? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गाइडलाइन इशूड बाय द काउंसिल अंडर क्लॉज 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, एज सच कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ पहले इसमें 4 बातें लिखी होती थी, अब 2 कर दी है, और उन 2 में वो चारों बातों को कवर अप कर लिया। पहला पॉइंट, टू एंश्योर कंप्लायंस विद टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देयर टू। नंबर 2, टू एंश्योर वेदर द proper systems including documentation exist or no। systems, procedures जो assurance services की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी हैं, क्या वो systems put in place means exist करते हैं या नहीं करते हैं। as such objectives में और कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। स्कोप, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन चेंज है, बट इस चेंज में ऐसा कुछ नहीं है कि वो चेंज बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सिंगल पॉइंट था, अब क्या करा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के 3 पॉइंट बना दिए। कौन कौन से? वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए गए हैं बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट आर एप्लीकेबल फॉर एंटिटीज अदर देन कंपनी। फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो नोटिफाई किए गए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 133 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीएआई इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए थ्रू द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स। फिर इंड एएस की बात कर दी, इंड एएस notified by the central government under section 133 on recommendations of ICAI in consultation with NFRA। बाकी ये पॉइंट ये बिल्कुल जैसे आप पहले पढ़ते थे बिल्कुल सिमिलर है और किसी तरह का कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट,
इसके मीनिंग में और किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं, जो पहले होता था आज भी वही है। पहले इसको एश्योरेंस सर्विस का नाम दिया गया था, अब एश्योरेंस एंगेजमेंट का नाम दे दिया गया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। पहले पीयर रिव्यू की एप्लीकेबिलिटी के लिए 3 तरह की क्लासिफिकेशन थी, लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी एंड लेवल 3 एंटिटी। अब इन्होंने उसको 2 कैटेगरी में रख दिया, एक वंस इन 3 ईयर और दूसरा वंस इन 4 ईयर, लेवल 1 एंटिटी एंड लेवल 2 एंटिटी। वंस इन 3 ईयर पहले भी लेवल 1 एंटिटी का था, अब भी लेवल 1 एंटिटी का है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल सेम। 6th पॉइंट एक नया डाला है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट जिनको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की डेफिनेशन के अंदर कवर किया गया है, वो एंटिटी जिनके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और उनको स्पेसिफाई कौन करेगा? बोर्ड स्पेसिफाई करेगा। इसके बाद चेंज किया गया है पॉइंट नंबर 9 में, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज हैविंग नेट वर्थ। पहले ये 500 करोड़ की लिमिट होती थी, अब ये 250 करोड़ की लिमिट कर दी गई है। इसके अलावा 3 पॉइंट और लेवल 1 एंटिटीज में डाल दिए गए हैं। नंबर 1, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, पहले ये लेवल 2 में था, अब ये लेवल 1 में है, और पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर जो लेवल 1 एंटिटी के अंदर है, उनकी पेरेंट एंटिटी, सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर भी लेवल 1 के अंदर कवर अप होंगे। लेवल 2 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी के अंदर वंस इन 4 ईयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नंबर 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रीजनल रूरल बैंक, 2 वर्ड और कवर कर दिए इन्होंने। जब हम सेंट्रल ऑडिट की बात करते हैं, सेंट्रल ऑडिट की, तो वो लेवल 1 में चला जाता है, लेकिन यदि हम टैक्स ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, रेवेन्यू ऑडिट, डिपार्टमेंटल रिव्यू, इनकी बातें करते हैं तो वो लेवल 2 के अंदर आती हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रीजनल रूरल बैंक, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक की सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट लेवल 1 में चली गई, तो इसकी ब्रांच ऑडिट लेवल 2 के अंदर कवर हो रही है। सेकंड पॉइंट नया डाल दिया गया, जिसमें कहा गया कि एनबीएफसी एज डिफाइंड बाय द बोर्ड, तो बोर्ड डिफाइन करेगा एनबीएफसी की स्टैट्यूटरी ऑडिट किस पैरामीटर के ऊपर लेवल 1 एंटिटी में कवर होगी और किस पैरामीटर के अंदर वो लेवल 2 एंटिटीज के अंदर कवर अप होगी। पॉइंट नंबर 3 सेम है, नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए, एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए। नेटवर्थ का पॉइंट ऊपर चेंज किया गया है, 500 करोड़ की जगह 250 करोड़ का हुआ। इसके अलावा 4, 5, 6 ये 3 नए पॉइंट लेवल 2 के अंदर डाले गए हैं। यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड बाय द प्रैक्टिस यूनिट इन एक्सेस ऑफ द नंबर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड नंबर स्पेसिफाइड करेगा कि एक प्रैक्टिस यूनिट कितने यूडीआईएन जनरेट कर रही है, कि इससे ज्यादा नंबर यदि उन्होंने जनरेट किया तो हम उनको लेवल 2 में कवर करके पीयर रिव्यू के अंदर ले आएंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटी जिन्होंने फंड रेज किए फ्रॉम पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा तो आप पहले भी पढ़ते थे, वो लेवल 1 के पॉइंट नंबर 7 में कवर होता था। तो अब 25 से 50 की एक और लिमिट डाल दी गई कि यदि उन एंटिटीज की ऑडिट की गई है जो फंड रेज कर रहे हैं फ्रॉम द पब्लिक, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ ₹25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, लेवल 2 में कवर होगा। नाउ अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो क्या है। 6th पॉइंट ये कहते हैं एनी अदर प्रैक्टिस यूनिट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस और अदर सर्विस नॉट कवर्ड अंडर 1, 2, 3, 4 और 5 अबव। जो 1, 2, 3, 4, 5 में कवर नहीं है वो सारी की सारी लेवल 2 में है। तो क्या जरूरत थी इतनी चीजों को लिखने की? एक लाइन ना लिख देते ये, एनी प्रैक्टिस यूनिट नॉट कवर्ड इन लेवल 1
जो लेवल 1 में नहीं है वो सब लेवल 2 के अंदर होगा। हमें याद करने के लिए इतना सारा काम दे दिया और लास्ट में जाकर 6 पॉइंट में लिख दिया जो 1 2 3 4 5 में कवर नहीं है वो सारा भी लेवल 2 में कवर है। तो इसका मतलब आप सिंपल भाषा में ये कह देते कि जो लेवल 1 में कवर नहीं है वो लेवल 2 में है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने इस तरीके से लिखा है तो लेवल 2 एंटिटी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बट यहां पर लर्निंग ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग या कोई कॉन्सेप्ट तो इसके अंदर है नहीं कि हमें कोई कॉन्सेप्ट समझना है, उसके प्रोसेस को समझना है, उसके स्टेप्स को समझना है। यहां तो लर्निंग है कि कौन सी एंटिटी लेवल 1 में कवर है, कौन सी एंटिटी लेवल 2 के अंदर कवर है। लेवल 1 एंटिटी का जो पीयर रिव्यू है वो वंस इन 3 ईयर का होगा और जो लेवल 2 एंटिटी का पीयर रिव्यू है वो वंस इन 4 ईयर्स का होगा। इसके अलावा स्पेशल केस रिव्यू, स्पेशल केस ऑन एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिसीव्ड बाय द बोर्ड। कहां से? नंबर 1 सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एनी अदर कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग डिसिप्लिन डायरेक्टरेट और एनी अदर रेगुलेटर। यदि बोर्ड की ओपिनियन है कि प्रैक्टिस यूनिट का कोई स्पेशल रिव्यू कराना है, दे मे कंडक्ट अ स्पेशल रिव्यू ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। जो पहले लेवल 3 एंटिटी हुआ करती थी जिसमें यह कहा गया था एंटिटी इज नॉट कवर्ड इन लेवल 1 एंड लेवल 2, वो तो अब हटा लिया, वो तो पॉइंट लेवल 2 के अंदर ही डाल दिया एक तरीके से। तो इसके अलावा एक स्पेशल केस रिव्यू का पॉइंट और डाल दिया कि यदि बोर्ड के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, कहां से? फ्रॉम द सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और एनी कमेटी ऑफ द ICAI इंक्लूडिंग डिसिप्लिन डायरेक्टरेट और एनी अदर रेगुलेटर। यदि बोर्ड की ऐसी ओपिनियन है कि एक प्रैक्टिस यूनिट का स्पेशल रिव्यू कंडक्ट कराना है, देन दे मे कंडक्ट द स्पेशल रिव्यू ऑफ दैट प्रैक्टिस यूनिट। और जो ये क्राइटेरिया बताया गया है लेवल 1 का, लेवल 2 का, बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ द ICAI मॉडिफाई एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को किसी भी समय वो एज सच मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में, कंपोजिशन के अंदर एज सच कोई भी चेंज नहीं है। हां, मेंबर्स का टेन्योर इसके अंदर चेंज है। इसमें पहले जो टेन्योर बताया गया था वो 1 ईयर का बताया गया था, अब क्या किया गया है 2/3 मेंबर्स का जो टेन्योर होगा वो 3 साल, या जो काउंसिल का टर्म है वो खत्म हो रहा हो विच एवर इज अर्लियर। 2/3 मेंबर्स का टेन्योर 3 ईयर और एंड ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर और सच अदर पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउंसिल। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, दे मे बी रोटेटेड एवरी ईयर बाय द काउंसिल ऑफ ICAI। कैजुअल वैकेंसी, ये पहले भी पॉइंट था, कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। मीटिंग्स का पॉइंट एक नया ऐड हुआ है इसके अंदर, मीटिंग्स का पॉइंट क्यों? जो बोर्ड है वो जब उनको जरूरत है, जब उनके सामने कोई बिजनेस आता है तो उस बिजनेस को ट्रांसैक्ट करने के लिए दे नीड टू होल्ड अ मीटिंग। हाउएवर 3 महीने में एटलीस्ट एक मीटिंग तो इनको करनी ही पड़ेगी। और उस मीटिंग का क्योरम क्या होगा? एटलीस्ट 1/3 मेंबर ऑफ द बोर्ड विच शैल नॉट बी लेस देन 3 इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन। और यदि ये क्योरम हाफ एन आवर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, if the quorum is not presented within half an hour, then meeting shall stand adjourned to date, time and place as decided by the chairman और chairman की absence में vice chairman। If there is no quorum within half an hour of the time fixed for the meeting shall stand adjourned to a date, time and place fixed by the chairman और chairman की absence में by the vice chairman। Now, अब eligibility की बात कर लेते हैं। Eligibility for a reviewer. Earlier, there was the condition that 10 years का practice का experience होना चाहिए। Member currently should be in practice। अब यहां पर कुछ changes किए गए हैं। पहला point, नंबर 1, वो person shall be in practice, ये पहले भी था। 10 years of experience पहले भी था, अब भी है, लेकिन चेंज किया गया।
ये जो 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है ये लेवल 1 एंटिटीज के पीयर रिव्यू के लिए रिक्वायर्ड है। लेवल 2 एंटिटीज के पीयर रिव्यू के लिए 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चलेगा। हां, यदि कोई मेंबर इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में शिफ्ट हो रहा है, इन दैट केस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस क्या काउंट किया जाएगा? किया जाएगा। इंडस्ट्री का 15 सालों का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का 5 साल का एक्सपीरियंस आपको एलिजिबल बना देगा टू कंडक्ट पीयर रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटी। हाउएवर, यदि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 15 साल से कम का है बट एटलीस्ट 10 ईयर्स का है और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स की जगह एटलीस्ट 3 ईयर्स का है, तो आप लेवल 2 एंटिटीज का पीयर रिव्यू कर पाएंगे। रिक्विजिट ट्रेनिंग पहले भी था, रिक्विजिट टेस्ट नया डाल दिया गया। एक रिक्विजिट टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर या फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द रिव्यूअर। यह पॉइंट पहले भी था। लेवल 1 एंटिटीज की पीयर रिव्यू करने के लिए एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए आपने लेवल 1 एंटिटीज का ऑडिट कर रखा हो। ये पॉइंट्स पहले भी थे। आप एक डिक्लेरेशन देंगे एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट यू नीड टू साइन अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये पॉइंट पहले भी थे कि आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होना चाहिए, गिल्टी नहीं माना गया हो ऑफ प्रोफेशनल और एनी अदर मिसकंडक्ट का, किसी कंपिटेंट कोर्ट ने किसी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड का दोषी ना माना हो, एंड पार्टनर या पर्सनल स्टाफ इनका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस यूनिट में। तो ये पॉइंट तो सारे के सारे पहले भी थे, आज भी हैं। मेन चेंज क्या हुआ है? ये ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट। नाउ अब इसमें पहले जो पॉइंट था कि रिव्यूअर अपॉइंटमेंट के 2 साल तक इस प्रैक्टिस यूनिट से कोई प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्या कर दिया गया? फर्दर अपॉइंटमेंट से 2 साल पहले भी उसने कोई काम एक्सेप्ट ना कर रखा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 2 साल पहले कोई काम ना ले रखा हो और अगले 2 साल भी किसी तरह का काम नहीं लेगा, ये इसके अंदर और डाल दिया गया। नो, अब क्वालिफाइड असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। क्वालिफाइड असिस्टेंट पहले हमने डिस्कस कर रखा है मेन लेक्चर्स में। क्या एक रिव्यूअर असिस्टेंस ले सकता है? जी हां। किसकी असिस्टेंट ले सकता है? एक असिस्टेंट की, एक असिस्टेंट की। वो असिस्टेंट कौन होना चाहिए? नंबर 1, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। नंबर 2, वो आपका पार्टनर या आपका पेड असिस्टेंट होना चाहिए। नंबर 3, उसका अपना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए। किसके साथ? इधर विद द पीयर रिव्यू बोर्ड और विद द प्रैक्टिस यूनिट। वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 8 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। आप असिस्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन की लेते हैं। जिस पर्सन को आपने अपना असिस्टेंट चूज किया है उसके नेम की इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टू द peer review board as well as to the practice unit before the commencement of the peer review। तो बड़े जनरल से पॉइंट क्वालिफाइड असिस्टेंट के रिलेशन में हमारे सिलेबस में अब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। रिव्यूअर में टेक द हेल्प ऑफ ए क्वालिफाइड असिस्टेंट while carrying out the peer review. Board decides that a reviewer is permitted to take the assistance of only one assistant. कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। Does not attract any of the disqualification covered under section 8 of the Chartered Accountant Act 1949. Name of the qualified assistant to be identified and intimated to board as well as to the practice unit before the commencement of the peer review. The qualified assistant need to sign a declaration of confidentiality. इस क्वालिफाइड असिस्टेंट का कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होना चाहिए विद द प्रैक्टिस यूनिट और द बोर्ड। एंड जिस पर्सन को आपने चूज किया है ये आपकी फर्म में या तो आपका पार्टनर है या आपका पेड असिस्टेंट है, या आपका पेड असिस्टेंट है। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जो आपको कवर अप करना है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी तो हर एक पर्सन को जो पूरे पीयर रिव्यू प्रोसेस में जुड़ा हुआ है, चाहे वो पीआरबी है, उनके मेंबर्स हैं, या वो रिव्यूअर हैं, या वो क्वालिफाइड असिस्टेंट है, या प्रैक्टिस यूनिट है,
इन चारों को ही इस पूरे के पूरे प्रोसेस की सीक्रेसी को एंश्योर करना है। स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी shall be maintained by all who involved in peer review process, namely reviewers, members of the board, any qualified assistant or practice unit. Hence, all persons who are governed by the secrecy provision shall at all time preserve and help in preserving secrecy with regard to any matter that arise in the performance or in assisting in the performance of any function directly or indirectly related to the process of peer review. Reviewer shall not make use of or disclose the contents of the review report or any confidential information about the process of review unless required by the board or the council. और इसका कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड कॉल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट. अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी shall be signed by the persons who are responsible for the conduct of peer review and be filed by the board. And इसके एडिशन में जो PRB के members हैं they are also required to sign a declaration of confidentiality in the manner as prescribed by the board. तो अब तक जितने टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत 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 बड़े चेंज आ गए? ऐसा सोचा जा रहा है कि हां बहुत बड़े चेंज आ गए, बड़े सिग्निफिकेंट चेंज आ गए. ऐसा कुछ नहीं है. बड़े माइनर से पॉइंट हैं जिनको डाला गया है. जैसे प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड में एएस का मीनिंग वो पहले एक एएस लिखा होता था, अब उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया. एएस इशूड बाय आईसीएआई, एएस नोटिफाइड बाय सीजी, इंड एएस नोटिफाइड बाय सीजी. इसी तरह से जो रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहले लेवल 1 लेवल 2 के लिए अलग अलग नहीं था, अब लेवल 1 लेवल 2 के लिए डाल दिया गया. प्लस जो इंडस्ट्री की का एक्सपोजर है एक रिव्यूअर का, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसको भी कंसीडर कर लिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए. तो ये हमने बात की अबाउट द पीयर रिव्यू बोर्ड, रिव्यूअर एंड द क्वालिफाइड असिस्टेंट. अप्रोच ऑफ द रिव्यूअर, जो रिव्यूअर की स्टेप वाइज अप्रोच होती थी कि जिसमें उसको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं. ही नीड टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट, देन सिलेक्शन ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट, उसके बाद उसको एग्जामिन करना था अबाउट द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स ऑफ प्रैक्टिस यूनिट, और फाइनली कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव अप्रोच. इसके अंदर एज सच कोई चेंज नहीं है, जो पहले था आज भी वही है. ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज. पार्टीज की क्या ऑब्लिगेशन है? 2 मेन पार्टीज हैं, एक प्रैक्टिस यूनिट और दूसरा रिव्यूअर. प्रैक्टिस यूनिट आपकी क्या ऑब्लिगेशन है? आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा ये तो इन जनरल ही है. तो मैं एक बार आपको रीड करा देता हूं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं. सिंपल कि यदि एक रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है तो प्रैक्टिस यूनिट आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो प्रैक्टिस यूनिट आपके पोजीशन में जो रिकॉर्ड है, जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन यदि पीयर रिव्यूअर आपसे डिमांड कर रहा है, यू नीड टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टू हिम. इन रिकॉर्ड के रिलेशन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड करें. जो नेसेसरी असिस्टेंस या फैसिलिटीज पीयर रिव्यू को चाहिए, वो आप उसको दें. और यदि कहीं पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेजिबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, तो प्रैक्टिस यूनिट ये आपकी ड्यूटी बनती है टू मेक द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द लेजिबल फॉर्म एंड इट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एज रिक्वायर्ड बाय द पीयर रिव्यूअर. तो वो सारे पॉइंट इसके अंदर डाले गए हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट के अंदर. एनी प्रैक्टिस यूनिट in addition to the prescribed information to be furnished, including the questionnaire, statement, and such other particulars as the board may deem fit, shall comply with the following. Number 1, produce to the reviewer or allow access to any record, document or prescribed register जो किसने मेंटेन कर रखे हैं by the practice unit. Provide to the reviewer such explanation or further information in respect of anything produced in compliance with subclause 1. जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड आपने दिखाए हैं
पीयर रिव्यूअर को, तो उन रिकॉर्ड्स के रिलेशन में यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की डिमांड रिव्यूअर के थ्रू रेज की जाती है, देन प्रैक्टिस यूनिट इज सपोज टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द रिव्यूअर. थर्ड वन, प्रोवाइड टू द रिव्यूअर ऑल असिस्टेंस in connection with the peer reviewer. Where any information to a practice unit is recorded otherwise than in a legible form, then इस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस किया जाए in the legible form with a translation in English और हिंदी, यदि ये मैटर किसी और लैंग्वेज में था, if such translation is requested by the reviewer. और इस ट्रांसलेशन की पूरी जिम्मेदारी, इसकी ट्रूथफुलनेस की जिम्मेदारी, इसकी कंप्लीटनेस की जिम्मेदारी किसकी होगी? ऑफ कोर्स प्रैक्टिस यूनिट की होगी. सो ये एक टॉपिक और है जो पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब सिलेबस का पार्ट बना दिया गया है. रिव्यूअर की क्या ऑब्लिगेशन है? रिव्यूअर शैल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट of practice unit client file or record examined by him as part of his working paper and complete the review within the prescribed time frame. Within the prescribed time frame उसको अपने इस रिव्यू के प्रोसेस को कंप्लीट करना है. Now, इसके बाद फिर आगे का जो हमारा पार्ट है दैट इज ऑफ द पीयर रिव्यू प्रोसेस. पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर क्या चेंज है, अब उसकी डिस्कशन करेंगे. पीयर रिव्यू प्रोसेस में थोड़े से ही चेंज है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट मेजर चेंज एज सच नहीं है. एक पॉइंट नंबर 2 नया ऐड हुआ है. एक डिक्लेरेशन देनी होगी. सबसे पहले तो क्या होता है, देखो कि जो पीआरबी है वो एक प्रैक्टिस यूनिट को सेलेक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिव्यू एंड देयर आफ्टर उसको नोटिफाई करता है कि आपको सेलेक्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू. लेकिन अब इसके बाद का एक नया स्टेप डाल दिया गया, और वो नया स्टेप क्या है कि जब प्रैक्टिस यूनिट को नोटिफाई कर दिया गया कि आपको सेलेक्ट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ पीयर रिव्यू, देन जो प्रैक्टिस यूनिट है दे नीड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन. उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है विद द पीआरबी, जिसमें वो बताएंगे कि हम कौन कौन सी तरह की स्टैट्यूटरी सर्विसेज, एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जिसके बेसिस पर पीआरबी आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्रैक्टिस यूनिट लेवल 1 एंटिटी में फॉल करती है या लेवल 2 एंटिटी में फॉल करती है. अर्लियर ऐसा डिक्लेरेशन का प्रोविजन नहीं था. तो ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया है एंगेजमेंट स्टेज के दौरान. अ डिक्लेरेशन in the form approved by the board shall be submitted by the practice unit within 7 days from the date the practice unit has been notified by the board, so that reviewer to be allotted from the panel of the reviewer can be identified by the board as per the level submitted by the practice unit. क्योंकि अब मैंने आपको रिव्यूअर का क्राइटेरिया बताया, लेवल 1 एंटिटी के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस, लेवल 2 एंटिटीज के लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस. तो हमें प्रैक्टिस यूनिट को क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो लेवल 1 में है, लेवल 2 में है. तो इसलिए जब पीआरबी नोटिफाई कर देगा प्रैक्टिस यूनिट को कि आपको पीयर रिव्यू के लिए सेलेक्ट किया गया है और आप हमें एक डिक्लेरेशन दें, तो उस डिक्लेरेशन के बेसिस पर उसके लेवल को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड बेस्ड अपॉन दैट लेवल name of the reviewers will be selected by the PRB. इसके बाद सिलेक्शन ऑफ रिव्यूअर, सेम प्रोसीजर है सारा. कंसेंट ऑफ द रिव्यूअर. अच्छा, इसके अंदर एक जगह पर ईयर्स में चेंज था, वो करेक्ट कर लीजिएगा. जो पहले 3 रिव्यूअर के नाम बताए जाते थे और प्रैक्टिस यूनिट उसको सिलेक्ट करता था, तो बोर्ड को जो इंटीमेशन है वो पहले 7 डेज की थी, अब वो 10 डेज की हो गई है. ये एक करेक्शन कर लीजिएगा आप अपने नोट्स के अंदर कि पहले 7 डेज था, अब ये 10 डेज का हो गया है. इसमें जो हमारा स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल ने भी इसमें 7 डेज लिखे हुए हैं, बट
इट इज नॉट 7 डेज। जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू जो पीआरबी ने इशू कर रखी है उसको देखेंगे तो उसमें ये 7 नहीं है, रादर इट इज 10 डेज। 7 नहीं है, 10 डेज है। इसकी जो चार्ट्स भी बने हुए हैं आगे उसमें भी ये 7 ना होकर 10 डेज है। इसके बाद प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिस यूनिट देता है सेम है। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ। अब जो पीआरबी है वो यूडीआईएन डायरेक्टरेट, अब ये क्या है? यूडीआईएन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स में भी पढ़ा होगा। प्रोफेशनल एथिक्स की अमेंडमेंट्स जिन्होंने कवर अप कर ली हैं उसमें काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर यूडीआईएन का कॉन्सेप्ट आ चुका है। नाउ इट इज मैंडेटरी कि कोई भी अटेस्टेशन एश्योरेंस सर्विसेज है उसके रिलेशन में यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना पड़ता है। तो अब यूडीआईएन डायरेक्टरेट के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितने डॉक्यूमेंट को साइन किया है और वो डॉक्यूमेंट कौन सी एंटिटी को बिलोंग करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट पीआरबी क्या करेगा? यूडीआईएन डायरेक्टरेट से इंफॉर्मेशन कॉल करेगा और जो कंसर्न डिटेल्स हैं जो उसको लगता है कि मुझे रिव्यूअर के साथ शेयर करनी है वो रिव्यूअर को बताएगा और रिव्यूअर अपने पीयर रिव्यू प्रोसेस में उनको भी कंसीडर करके चलेगा। नाउ देयर आफ्टर फिर इसके अंदर बात आ जाती है एग्जीक्यूशन स्टेज की। एग्जीक्यूशन स्टेज में पहला जो पॉइंट है दैट इज पीयर रिव्यू विजिट। पीयर रिव्यू विजिट प्रैक्टिस यूनिट के हेड ऑफिस या ब्रांच और एनी अदर लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है। अर्लियर पॉइंट था कि 7 डेज के अंदर अंदर आपको यह वर्क कंप्लीट करना है। नाउ द डेज 7 से अब कितने हो चुके हैं? 7 to 15 वर्किंग डेज based on the size of the practice unit. Based on the size of the practice unit. Compliance review, selection of assurance engagement बिल्कुल सेम है। Review of records, compliance approach, substantive approach. Compliance approach to assess क्या proper control procedures they are being established and followed by the practice unit। किस लिए? To ensure that assurance services are being performed in compliance with technical, professional and ethical standards। compliance approach के अंदर रिव्यूअर का प्राइमरी फोकस क्या होता है? To put reliance on the systems and procedures that prevail in practice units। जो प्रैक्टिस यूनिट के अंदर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है उन पर कितना रिलाई किया जा सकता है। यदि वो इन पर ज्यादा रिलाई करता है जिसका रिजल्ट जो उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे वो कंपैरेटिवली लेस हो जाते हैं। तो रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए कंप्लायंस अप्रोच का सहारा भी लिया जा सकता है एंड सब्सटेंटिव अप्रोच का सहारा भी लिया जा सकता है। सब्सटेंटिव अप्रोच के अंदर आप मेनली एश्योरेंस सर्विसेज के वर्किंग पेपर्स पर रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स दैट एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिस यूनिट। तो कंप्लायंस अप्रोच के अंदर हमारा मेन फोकस किस पर है? सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स दैट प्रिवेल इन द प्रैक्टिस यूनिट। लेकिन सब्सटेंटिव अप्रोच के अंदर हमारा मेन फोकस किसके ऊपर आ जाता है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एश्योरेंस सर्विसेज, उसके रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो मुझे कंप्लायंस अप्रोच पर काम करना है, सब्सटेंटिव अप्रोच पर काम करना है, इट नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय मी। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल के अंदर आपके साथ डिस्कस कर रखा है और इवन स्टेप वाइज अप्रोच में भी हमने इसको कवर अप किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग स्टेज में एज सच कोई भी चेंज नहीं है। जैसे पहले था, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। कब? यदि रिव्यूअर ने
आइडेंटिफाई किया है डेफिशिएंसीज को या नॉन कंप्लायंसेस को, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी प्रैक्टिस यूनिट को, एंड प्रैक्टिस यूनिट अपना रिप्लाई सबमिट करेगी, अपनी रिप्रेजेंटेशन देगी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। एंड यदि reviewer satisfied है with the reply of the practice unit, then they will submit a final report to the PRB. However, यदि reviewer is not satisfied with the representations or the submissions made by the practice unit, in that case they will submit a modified final report. फाइनल रिपोर्ट देंगे बट एक मॉडिफाइड फॉर्म में देंगे along with जो उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी और उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर जो सबमिशन दिया गया था बाय द प्रैक्टिस यूनिट, तो ये सबमिट किया जाएगा टू द बोर्ड। तो जैसे पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस आज भी है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है। हां, स्टडी मटेरियल ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के एग्जाम्पल डाले हैं मॉडिफिकेशंस के लिए, ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा कि कब मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू की जा सकती है। देयर आफ्टर फिर ये 2 पॉइंट नए डाले हैं। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, पीयर रिव्यू रिपोर्ट रिसीव होने के 3 महीने के अंदर पीआरबी एक पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट इशू करेगा और उस सर्टिफिकेट के अंदर नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर द रिव्यू मेंशन की जाएगी एंड इन्फॉर्म किया जाएगा प्रैक्टिस यूनिट को दैट अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कैन नॉट बी इशूड। क्यों? मॉडिफाइड रिपोर्ट आई थी हमारे पास, किसकी? रिव्यूअर की। तो ऐसी सिचुएशन में जो बोर्ड है वो फॉलो ऑन रिपोर्ट की बात कर सकता है कि हम आपका फॉलो ऑन करवाएंगे, फॉलो ऑन रिव्यू होगा। कितने पीरियड में? 1 साल के अंदर, 1 साल बाद हो सकता है वो, और उस पीरियड को रिड्यूस भी किया जा सकता है। कितना किया जा सकता था? नॉट लेस देन 6 months। ये पढ़ा था ना पहले। मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में फॉलो ऑन रिव्यू आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year, लेकिन वो पीरियड रिड्यूस हो सकता है, बट इन एनी केस नॉट लेस देन 6 months। जो ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है इसकी अपनी एक वैलिडिटी है नेक्स्ट ड्यू डेट तक की, और नेक्स्ट ड्यू डेट इस सर्टिफिकेट के अंदर एज सच मेंशन होगा। और नेक्स्ट ड्यू डेट आने के बाद भी यदि इसको रिन्यू नहीं कराया गया, दोबारा से रिव्यू नहीं करवाया गया, इन दैट केस जो भी सर्टिफिकेट इस पीरियड के दौरान इशू किए जाएंगे, इंटरविनिंग पीरियड का मतलब पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से लेकर नए सर्टिफिकेट के इशू होने तक की डेट के बीच में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशूड किए जाएंगे दे विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। अ प्रैक्टिस यूनिट कैन नॉट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट whose validity has expired. All documents signed by the practice unit during the intervening period will be considered invalid. Therefore, it is the responsibility of the practice unit to complete the peer review and submit all necessary documents at least 1 month before the expiry of the peer review certificate. सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से एटलीस्ट 1 महीना पहले जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करा दें। तो ये 2 पॉइंट नए ऐड किए गए, एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट और दूसरा वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। इसके बाद फिर आई थिंक आगे कोई चेंज नहीं। चेकलिस्ट कंप्लायंस रिव्यू प्रोसीजर की एज सच वही है। मिसलेनियस टॉपिक में कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस एज सच सेम है। डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू का एक और टॉपिक डाला गया है। यह टॉपिक मैं आपको जब मैं क्वालिटी रिव्यू करवा दूंगा, क्वालिटी रिव्यू के लेक्चर्स के साथ कवर अप करा दूंगा, ठीक। और अदरवाइज वैसे भी बड़ा आसान सा टॉपिक है। पीयर रिव्यू आपने पढ़ लिया, क्वालिटी रिव्यू आप पढ़ेंगे, उनका डिफरेंस इसके अंदर लिखना है। वैसे मैं इस टॉपिक को क्वालिटी रिव्यू के लेक्चर्स के साथ एज सच कवर करूंगा। तो इस सेशन के अंदर हमारा जो पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट्स थी वो हमारी सारी की सारी कवर हो गई हैं, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम क्वालिटी रिव्यू के टॉपिक को कवर अप करेंगे। तो इस सेशन को करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।